चलो बेटा हेडिंग डालो आप लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। सो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है उसमें हमने एक चीज किया कि जब कभी भी कंप्लीट रिएक्शन होता है, मतलब अगर मान लो 3A है प्लस 2B है और ये कंप्लीटली C प्लस D बना आ रहा है मान लो, तो हम ऐसा बोलते हैं कि इसका 3 मोल पूरी तरीके से इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 1 मोल एंड इसका 2 मोल पूरी तरीके से बनाएगा। बट अगर आप एक्चुअल चीजों को देखो तो कई सारे ऐसे नेचर में रिएक्शन है बेटा जो दोनों तरफ से होते हैं, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ भी जाता है, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो अब इसी चीज को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं, बेसिकली रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। नोट करके लिखो। In practical case, reaction do not go for 100% completion. In practical case, reaction do not go for 100% completion. तब अगर इसकी बात समझ करके अगर मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो अगेन इसमें मैं एक्सट्रीम केस मान ले रहा हूं। सबसे पहला इरिवर्सिबल, एंड दूसरा कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल, जिसके बारे में हमें यहां पढ़ना है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसमें थ्योरेटिकली जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, दोज रिएक्शन विच गोज फॉर 100% कंप्लीशन। लिखो, हाँ ऐसा मान के चलते हैं। हंड्रेड परसेंट कंप्लीशन हो या फिर ऑलमोस्ट खत्म हो, मतलब कि 99.9 वाला केस आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे वाले केसेस को हम इरिवर्सिबल। अच्छा बताओ, कोई रिएक्शन अपने आप हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का बेटा डेल्टा जी क्या होता है? तो डेल्टा जी लेस देन 0%। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स में ध्यान से देखो, जैसे कभी भी कोई एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराओ, वो इंस्टेंटेनियस होता है और ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस, फास्ट, इंस्टेंटेनियस, एक ही बात है, बहुत तेज हो रहा है, एंड गोज फॉर कंप्लीशन। जैसे HCl का कभी आपके सामने NaOH का रिएक्शन आ गया तो कभी गलती से भी रिवर्सिबल का साइन मत बनाना,
स्ट्रेट एरो बनेगा, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, HCl प्लस NaOH फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O। अगला, आप मान लो आपके सामने मैंने ले लिया FeO विच इज एन बेसिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं? HCl, क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2O। ये भी एसिड बेस रिएक्शन। समझ आ रहा है? तो ये 100% कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। और कौन से? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाले रिएक्शन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप NaCl ले लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कोई भी सोर्स ले लो, तो वो तुरंत प्रेसिपिटेट बनाता है। सबने सुना होगा AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बोलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaNO3। इसके बाद बताइए, AgNO3 प्लस NaCl का AgCl प्लस NaNO3। और कोई रिएक्शन? तो बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट विल फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। ये सब क्या? ये भी व्हाइट पीपीटी होता है, दोनों ही व्हाइट पीपीटी। तो ये प्रेसिपिटेट पीपीटी वाले रिएक्शन है ये सब। ये भी इंस्टेंटेनियस एंड फास्ट होते हैं और गोज फॉर 100% कंप्लीशन। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह के रिएक्शन को रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल हेडेड एरो। नाउ कमिंग टू दिस। अच्छा, एक और एग्जांपल लूंगा मैं, ये पहला एग्जांपल था, ये पीपीटी वाला दूसरा एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, रिएक्शन हैविंग gaseous product taking place in open container। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कहां हो रहा हो? ओपन कंटेनर में हो रहा हो, और उसमें गैस इन्वॉल्व हो रही हो। जैसे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CO प्लस। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन पे आते हैं। occurs in both direction। that is both reactant and product are active।
बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एक्टिव, है ना। अब represented by double sided arrow. ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। सिंगल एरो नहीं होता है, डबल एरो होता है। डबल एरो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जा रहा है। तीसरी चीज आती है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम, अब क्या है इक्विलिब्रियम ये मैं बाद में बात करूंगा, डेल्टा जी बिकम्स 0। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग gaseous product taking place in a closed container. Reaction involving gaseous product but taking place in a closed container. Taking place in a closed container. एग्जाम्पल देखो, जैसे यही कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा देर पहले जो मैंने आपको दिखाया, अगर आप इसको क्लोज कंटेनर में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2। तो ये बाहर निकलता, लेकिन अगर इसको आप बॉक्स में बंद कर दो तो ये एसिडिक गैस है और ये बेसिक सॉलिड है, तो ये आपस में फिर रिएक्ट करेंगे, तो रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। भाई गर्म करने पे कोई भी चीज ब्रेक डाउन करता है, नेचुरल है, तो फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन। बैकवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जैसे देखो H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI। गैसेस का ही कर रहा हूं। तीसरा रिएक्शन आपको मालूम है, रिवर्सिबिलिटी इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ammonia and decomposition of it also. So N2 combines with 3H2. Of course there is requirement of pressure and catalyst, टेम्परेचर का भी, और क्या बनाता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं किसके बेटा, रिवर्सिबल। ठीक है, तो आ जाओ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
क्योंकि अब हमारा डिस्कशन हो रहा है दोनों तरफ रिएक्शन होने का, तो सबसे पहले समझते हैं रेट क्या होता है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई ना, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन कितनी तेज हो रही है। तो अब मेरी बात सुनो, कभी भी अगर कोई रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनो, बात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इधर ध्यान दो। 3H2 और N2 का अगर आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, (3H2 plus N2 forming 2NH3). तो अब रिएक्शन होता कैसे है, उसके चीजों के बारे में सोचते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होता कैसे, उसके मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं। कैसे होता है कि मॉलिक्यूल्स है, जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता है, आपने अभी केटीजी पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगा, याद है ना, VRMS वगैरह √3RT/m था। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन्स अच्छे से होंगे, कोलिजन्स इंपैक्टफुल होंगे तो उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड। सो मतलब रिएक्शन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस। और कोलिजन किस बात पे डिपेंड करेंगे कि सर पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। तो जो रेट है बेटा, रेट, अब इसमें दोनों रेट लिखना पड़ेगा मेरे को, RF एंड RB। RF का मतलब क्या है? RF का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड। किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? कितना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मैंने लिया है, कितना नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन लिया है। ध्यान रखना, इसका 3 मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है वही इसका पावर हो जाता है। ये कौन सा लॉ है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं? So what is law of mass action? As per law of mass action, rate is proportional to the product of active masses of the reactant and उन पे पावर किसका रखना है हमें? अंडरस्टूड ना? तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो RF की वैल्यू क्या हो जाएगी? KF इंटू KF लिखना पड़ेगा। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए RB विल बी प्रोपोर्शनल टू अमोनिया का पावर 2 और RB विल बी इक्वल टू KB इंटू अमोनिया का पावर 2। क्योंकि बैकवर्ड में सिर्फ यही है स्टोइकियोमेट्री। अब सारा पंगा किस चीज के लिए है? सारा पंगा अगर आप देखोगे हो गया बेटा, RB प्रोपोर्शनल टू अमोनिया का स्क्वायर RB। तो अब मैं क्या बता रहा था कि अगर आप ओवरऑल देखो तो रेट में वो क्या रहा है? प्रोपोर्शनल टू, ये जो बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। क्या हो रहा है? अभी एक्टिव मास एंड मोलैरिटी में थोड़ा डिफरेंस, अभी मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये समझो कि फिर आपके दिमाग में आएगा सर इसमें तो एक तरह से कंसंट्रेशन ही दिख रहा है ना, आपने तो बोला कि टेम्परेचर भी है, बहुत सारे और फैक्टर हैं, वो कहां है? तो वो इस के अंदर छुपे हुए।
रेट कांस्टेंट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट को जब हम पूरा लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट, ये कैसे लिखते हैं? ये होता है आरएनएस कांस्टेंट ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या होता है बेटा? अच्छे से लिख लेना, अभी तो यही समझाना है तुम्हें बढ़िया से क्या होता है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आरएनएस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? आरएनएस। तो रेट कांस्टेंट में कितने टर्मिनोलॉजीज हैं देखो? एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहां पे क्या है? टी का मतलब आपको समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इन केल्विन। और आर तो आपको मालूम ही है क्या है? ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या फिर दूसरा नाम होता है इसका आरएनएस कांस्टेंट। कर लिया? बोलिए बेटा। अब पहले ये समझना है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है ना, ये भी जरूरी है भाई। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये सारे टर्म तो समझ लेते हैं। कौन समझाएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? देखो क्या है, अभी मैंने क्या समझाया आपको कि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है? मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। किसकी वजह से होता है? तो मॉलिक्यूलर कोलिजन कब पॉसिबल है? मतलब एक लेवल तक उनकी एनर्जी हो, स्पीड हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो। इसलिए कभी भी रिएक्शन देखोगे दो सॉलिड को कांटेक्ट में कराने से नहीं होता रिएक्शन, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो चुके होते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मोशन बोलना स्टॉप बोलना गड़बड़ बात है, ट्रांसलेशनल मोशन स्टॉप रहता है। तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं हो पाते हैं। गैसियस फेज में या सॉल्यूशन फेज में एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑटोमेटिक ये रिएक्शन होता है? आंसर है तब भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाते हैं। फिर कैसे होता है कि मॉलिक्यूल जब कभी भी अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, इन दैट केस दे एक्सपीरियंस रिपल्शन एज वेल बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इजंट इट? ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब आप N2 के पास लेके जाओगे बेटा तो रिपल्शन होगा ही होगा। बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका। तो अब ये जब नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, लेकिन और फास्ट आएंगे तो चांसेस है कि वो नजदीक आकर के एक दूसरे के साथ इंपैक्ट करें और बॉन्ड ब्रेक कर दें।
तो यानी एक सर्टेन लेवल की एक्स्ट्रा एनर्जी हर मॉलिक्यूल को चाहिए ही होगी ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए। इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे तभी वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे देनी पड़ती है या हम लोग को देनी पड़ती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए, चाहे प्रोडक्ट ज्यादा ही स्टेबल क्यों ना हो। ये एनर्जी प्रोफाइल में बना रहा हूं और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये E है एंड ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जब रिएक्टेंट आपस में नजदीक आ रहे होते हैं तो रिपल्शन की वजह से उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ये हाईएस्ट स्टेट है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? तो एक्टिवेटेड स्टेट का जो डिफरेंस है एनर्जी का विथ रिएक्टेंट्स एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? ये एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये, दिस इज EA। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो EAF लिखोगे। F का मतलब फॉरवर्ड वाली। और कितने लोगों को दिख रहा है कि सर फिर उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? EAB हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये एक तरह का पोटेंशियल बैरियर है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है फिर भी अपने आप नहीं जा सकता, इसको पहाड़ चढ़ना ही पड़ेगा तभी दूसरे साइड में जाएगा, जबकि फाइनल डेस्टिनेशन पहले वाले से लोअर एनर्जी में है, फिर भी ये अपने आप नहीं जा सकता। एंड थैंक गॉड ऐसा है, वरना कोई मॉलिक्यूल अपने स्टेट में स्टेबल नहीं होता। सब सबसे ज्यादा स्टेबल वाले फॉर्म की तरफ चलते, दुनिया में सब कॉम्प्रेस होकर के एक ही मॉलिक्यूल। ये एक्टिवेशन ही है जो कम स्टेबल को भी उधरी साइड बचा के रखता है, ज्यादा स्टेबल को भी अपने तरफ। हाँ, कन्वर्जन्स होते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सारा इकट्ठे नहीं होता। अगर ये बैरियर नहीं होता तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता। तो लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज द पोटेंशियल बैरियर। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं। अरे तभी तो रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एनर्जी वाइज अगर बात किया जाए तो, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज द पोटेंशियल बैरियर। या इसको थोड़ा क्रॉस मारो, थोड़ा और रिफाइन करते हैं इसको। ऐसा बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस दिस बैरियर। इट विल मेक सेंस, राइट? भाई ये बैरियर क्रॉस करने के लिए ही जितनी एनर्जी मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ती है वही तो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो लिखो, द मिनिमम extra energy required to a reactant molecule to cross the potential barrier for the formation of product. Understood? तो ये जो मैंने बड़ा स्पेसिफिक सा बोला, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाला एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, यानी EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, है ना? तो अब आप लिख लेना, एग्जाम्पल में एक लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, एंडोथर्मिक। नहीं, पोटेंशियल, ये ग्राफ बनाना है ना, पोटेंशियल मैप फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसका है? दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इसका है। हाँ बस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मैं यहां बना रहा हूं, देखो। एंडोथर्मिक में क्या है?
रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की है वो ज्यादा होगी। तो डेल्टा एच कभी भी निकालते हैं तो उसका दो तरीका है, एच पी माइनस एच आर, मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ, या फिर कितने लोग कह रहे हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, यही डिफरेंस ही तो डेल्टा एच था ना, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच का। अब बताओ इसका प्रोडक्ट हायर एनर्जी का है, रिएक्टेंट लोअर, तो हायर माइनस लोअर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, एच पी माइनस एच आर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा देखो तो, ई एफ माइनस ई ए बी, चेक करो, बोल सकता हूं भाई ई एफ इतना बड़ा है, उसमें से ये घटा दो तो यही बच गया। ध्यान से देखो माधुरी, इधर ई एफ इज दिस, ई ए बी इज दिस, इसमें से इस लाइन को निकाल देंगे तो यही बचेगा ना, दिस इज डेल्टा एच। यहां पे भी चेक करो क्या वैलिड है, ई ए एफ छोटा सा है, ई ए बी बड़ा सा है, तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। इसका डेल्टा एच कैसा आएगा, हाँ हर जगह वही होगा डेल्टा एच, इसके लिए भी ई ए एफ माइनस ई ए बी, या डेल्टा एच एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। अब आपको मालूम है कि ये क्या है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां से यहां की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से, मतलब एकदम नीचे से यहां से यहां, इसको क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस, इसको मैंने क्या बताया, एक्टिवेटेड स्टेट। तो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड स्टेट इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड। एक्टिवेटेड स्टेट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड है, रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस, ऐसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी minus the energy of product will give you this value which is activation energy for backward. एक बात बताओ, एक बात बताओ, इंडोथर्मिक के केस में कौन से साइड से पहाड़ चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आते समय? साफ दिख रहा है भाई, इधर ज्यादा ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, इधर रिलेटिवली कम, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा हाइट पे, ये ज्यादा डिफिकल्ट है इधर से इधर जाना है फिर इधर से इधर आना। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आपको अच्छे से कराना है तो बोलते हैं टेम्परेचर अप साइड में रखो, क्योंकि टेम्परेचर अप रखोगे तो हाई एक्टिवेशन बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा। जबकि इसका ठीक उल्टा, अगर वो एंडोथर्मिक के बजाय एक्सोथर्मिक हो गया तो बोलते इसको चढ़ने थोड़ा कम ही चाहिए, पीछे से आने में इसको ज्यादा दिक्कत है, यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ गया? इसको और थोड़ा समझते हैं, किससे समझते हैं हम लोग, हमारे पास एक ये इक्वेशन था बहुत ही सुंदर सा, आरएनएस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ये भाई आर टी। आ जाओ, इसका एक और फॉर्म आपको दिखाता हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग ले ले, आप इसको इन सब पॉइंट्स को नोट कर लियो अच्छे से, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बताओ भाई, इंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर से किधर जाएगा? रुको एक मिनट, शांत रहो, मुझे जिससे पूछ रहा हूँ उससे बात करने दो, बोलो। टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, इंडोथर्मिक के लिए। और एक्सोथर्मिक के लिए यही पढ़ा है तुमने अभी, याद है 2-3 दिन पहले तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या आंसर किया था मैंने, और तुम्हारा काउंटर आर्गुमेंट क्या था? सर सारे क्लास में तो ऐसे ही फोकस रहता है, 1 मिनट पहले की चीज अभी तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं है। दिस इज योर लेवल ऑफ फोकस। क्या ग्रोथ होगा बताओ, कुछ होगा?
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड स्टेट, दिस वन। अभी मैंने समझाया कि जिस साइड पे एक्टिवेशन बैरियर जितना ज्यादा हो उसको टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको चढ़ाई बहुत ऊपर करनी है। इसलिए इसको अगर हायर टेम्परेचर पे रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आराम से ये क्लाइंब कर जाएगा। तो इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा याद रखना जिधर से क्लाइंबिंग हाइट ज्यादा होगा उस साइड वाला रेट फास्ट होगा। तो अगर ये एंडोथर्मिक, ये कौन सा रिएक्शन, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस साइड से इस साइड आना इजी, मतलब इधर से इधर ज्यादा बेटर होगा, इस साइड से इस साइड ज्यादा बेटर। अब मैं इसको आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि इधर ज्यादा डिफिकल्ट था, इधर से इधर, तो यानी ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा, जबकि इधर देखोगे तो ये फॉरवर्ड की तरफ, ठीक उल्टा जो तुमने आंसर किया। एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर्स हीट, इसलिए देखो कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, आप रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ देखोगे, क्या लिखा हुआ है, हीटिंग, क्योंकि वो फेवरेबल केस होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम अवॉइड करते हैं, हम हमेशा कोशिश ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ चैनल बनाओ जिससे वो हीट जो निकल रही है डिस्पेंस कर दो बाहर की तरफ, ताकि रिएक्शन का कंटेनर ज्यादा गर्म ना हो, उल्टा ना पड़ जाए। क्लियर है? तो अब आओ लॉगरिथमिक पार्ट लेकर के देखते हैं। अच्छा, अभी और चीज भी इसमें समझाना है। देखो इससे कितनी चीजें समझा सकते हैं, मुझे ये बताओ, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब जिस भी साइड का, तो उसका K का वैल्यू हाई होगा या लो होगा, इधर देख करके बोलो। The K will be higher or lower if EA is higher. EA का वैल्यू ज्यादा है तो K हाई होगा या लो होगा ओजस्विन? हाँ जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लो होगा या हाई होगा? लो होगा, बोलिए। समझ में आना है? हाइट ज्यादा चढ़ना पड़ रहा है, रेट स्लो हो जाएगा। और रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो मैंने चेंज भी नहीं किया, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रेट स्लो तभी हो सकता है जब K कम हो रहा हो, इसका मतलब EA बढ़ेगा तो K। और ध्यान से देखो, एंड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K का क्या हो? कॉमन सेंस लगा के बताओ, हायर टेम्परेचर करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ रहा है मतलब K बढ़ रहा होगा, तभी तो रेट बढ़ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन वही है। अरे बाप रे बाप रे, अभी यही है बस, अभी बस सिंपल यही चीज है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाली चीजें आपस में कोलाइड करेंगी तो रेट बढ़ेगा। कौन से साइड का रेट बढ़ेगा? फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, दोनों तरफ का बढ़ेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट के भी मॉलिक्यूल्स का हाई एनर्जी हो गया, रिएक्टेंट का भी हाई एनर्जी हो गया, तो दोनों का रेट फास्ट होगा। पहले 10 पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे, अब पता चला पर सेकंड 50 जाने लगेंगे। पहले उधर से अगर 20 आ रहे थे तो उधर से 60-70 आने लग जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? दोनों तरफ का रेट बढ़ता है, तो K बढ़ाने से हमेशा रेट बढ़ता ही है। अंडरस्टूड? ये नोट करके लिख लेना, K बढ़ेगा तो यहां से लिखो रेट यहां घट रहा है, यहां रेट बढ़ेगा। अभी मैंने ये बात नहीं किया कि कौन से साइड का रेट ज्यादा बढ़ेगा, इसका मैंने डिस्कशन नहीं किया। मैंने बोला दोनों तरफ बढ़ेंगे, पर ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों तरफ इक्वली बढ़ेंगे, किसी साइड ज्यादा या किसी साइड कम
बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा दोनों तरफ ये कंफर्म, क्योंकि भाई मैथमेटिकली मेरे को मिल रहा है और कॉमन सेंस लगाया तो भी समझ में आ रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए। क्लियर है? आओ अब देखते हैं इसका k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं बाई कंसिडरिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए देखते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग टू द बेस ई के, लॉग टू द बेस ई। अब बच्चों देखो, जिनको फॉर्मूला नहीं मालूम है उनको बता देता हूं कि दो चीजों का जब प्रोडक्ट होता है ना, जैसे आपके सामने रहे लॉग, यहाँ नीचे आपको बताऊं, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लो बी इंटू सी ए, तो ए यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या होता है, वैल्यू होता है। और पूरा पूरा लॉग किसको बताता है, पावर को बताता है। जैसे मैं ऐसे समझा दूं, देखो ये बड़े आराम समझ में आएगा। बताओ 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। अब इसी को लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पता है? ये क्या था, बेस, ये क्या था, पावर, ये क्या था, वैल्यू। अगर इसी को लॉग में लिखो तो बोलूंगा लॉग, इधर क्या लिखते हैं, वैल्यू, इधर क्या लिखते हैं, बेस। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि भाई log 8 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप दिमाग में कैसे लेके आओगे कि 2 पे पावर क्या रख दूं कि मेरे को 8 मिल जाए। जो पावर रखेंगे वही आंसर है। तो लॉगरिथम क्या होता है, पावर होता है। याद रहेगा सबको? ये अगर ऐसे लिखा है तो कैसे सोचोगे, 2 पे पावर कितना रख दूं कि 8 बन जाए। तो जितना आप रखोगे वही, 2 पे पावर 3 रखने पे 8 बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा, समझ में आया? तो कभी भी ऐसे लिखा हो लॉग, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए नीचे बी और यहां लिखा हो सी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई बी पे पावर सी इज इक्वल टू ए। ये वैल्यू था, सॉरी ये बेस था, ये पावर था और ये वैल्यू था। सो बी पे पावर सी इज इक्वल टू ए, वी कैन राइट फ्रॉम हियर। हमेशा याद रखना, लॉग ऐसे लिखा हो तो तुरंत ऐसा लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हो, यहां से कहानी लिख लो, तुम्हें थोड़ी समझदारी में काम आएगा। ठीक है, लॉगरिथम इज पावर। अब मैं बात करता हूं यहां पे, तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हुआ हो तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ए बी प्लस लॉग सी ए, सेम बेस सकते हैं, इसको सम में कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं बोलूं 2 पे पावर 3 प्लस 5 है, 2 पे पावर 3 प्लस 5, बोलो ऐसे समझ लो। वैल्यू के फॉर्म में लेके चलते हैं, b इंटू सी था ना, तो एक काम करते हैं, मैं 8 को, जो 8 वैल्यू था उसको मैं दो फॉर्म में बना ले रहा हूं, बोल रहा हूं कि भाई एक 2 है और एक 4 है, इसको भी 8 लिख सकता हूं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि log 2 का वैल्यू 8 जो यहां लिखा है, दिस विल बी इक्वल टू log 2 into 4 and that will be equal to this. Do you guys agree? ये लिख सकते हैं। तो 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं और इसको ब्रेक डाउन करूं तो यहां पे देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पे पावर क्या रखूं कि 2 आ जाए, 1, और 2 पे पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए, 2। तो बताओ 2 पे पावर कितना रखूं कि 8 आ जाए, 3। तो इस साइड 3 आ रहा है, इस साइड 1 प्लस 2 वो भी क्या आ रहा है, 3। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट वैल्यू में अगर प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसको हम ब्रेक करके प्लस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये इसका प्रूफ है।
तो एक तो ये बात याद रखो, एक और समझा देता हूं, दो चीजों से हमारी कहानी आगे बढ़ पड़ेगी, तो हम लेके चल रहे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि अगर log a b एंड पावर m हो तो इट कैन बी रिटन एज m टाइम्स log a। m नीचे आ जाता है उठ करके। अब एग्जाम्पल आप खुद समझ सकते हो कि भाई 2 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना हो जाए, मान लो 4 हो जाए, तो आपको मालूम है पावर क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 4 एड कहां होता है जी, 12 हो जाएगा। अब बात समझो ना, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होता है। अरे बाबा, ये कुछ वैसी वाली बात हो गई ना, पहले 2 दूना 4 दूना 8 लिखो, 8 पे पावर 4 लिखो, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बारी। तो वैसा चीज है, सम नहीं करना है। सम कब होता है, जब 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 4 हो, तब ये सम होता है, दैट इज इक्वल टू 2 के पावर 3, तब ये सम होता है। पावर पे पावर ऐसा है, समझ आ रहा है? तो पावर कितना आ गया भाई, 12। अब इसी को मैं लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं, लॉग के फॉर्म में, तो मैं क्या लिख दूं, लॉग 2 पे पावर, भाई 2 पे पावर 12 का वैल्यू कितना था, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। तो देखो 2 पे पावर 12 लिख दिया मैंने। अब मैंने रूल में क्या बताया कि ये जो पावर है ये इधर आ गया, तो ये क्या आ गया, 12 लॉग 2 एंड 2। बताओ 2 पे पावर क्या रखूंगी, 2 आ जाए 1, तो कितना आ गया, 12। बिल्कुल आंसर वही आ रहा है भाई। इस पे फाइनल पावर कितना आया था हमारा, 12, और ये 12 हमारा पावर यहां से भी आ रहा है, मतलब ये चीज वैलिड है फॉर्मूला, तो याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तीसरा एक फॉर्मूला बताता हूं लॉग में, उसको ध्यान रखना, वो क्या है, ये हटा दे रहा हूं सब ना, याद कर लो बस, इनको याद कर लो, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना भलाई है, क्योंकि आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में यही ज्यादातर पूछता है एग्जाम। कौन सा है तीसरा चीज, तो देखो लॉग ए लिखा है यहां बी बाई सी हो, या एक काम करते हैं पहले ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं। यहां बी लिखा हुआ है, इसको लिखा जा सकता है माइनस टाइम लॉग ऑफ, कितने लोगों को समझ आ रहा है ये बात मैंने क्या कर दिया, अरे 1/b करने का मतलब क्या हुआ, b पे पावर -1 कर दिया, और -1 ऊपर आकर के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये और ये सेम ही चीज हो जाएंगे। तो कभी माइनस को अंदर ले जाना हो तो कोई 1/b हो तो उसको b/1 कर दो, मतलब उल्टा कर दो। इसी को एक्सटेंड करना हो तो मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूं। तो कितने फॉर्मूले बता दिए मैंने लॉगरिथम के, इतना काफी है? हाँ, इतना अच्छे से याद रखना। तो लास्ट एक बताता हूं, पांचवा, वो है बेस चेंज फॉर्मूला, लिख लेना उसको, बेस चेंज। क्या है बेस चेंज फॉर्मूला, कि भाई अगर मान लीजिए आपका लॉग ए है और यहां बी, और आप चाह रहे हो कि सी पे मैं बेस दे दूं, तो मुस्कान यहां ए यहां सी अपॉन ऐसे आ जाए। किसी सी पे बेस अगर आप देना चाहते हो तो ये डिवीजन में चले जाते। एग्जाम्पल करके देखे, एग्जाम्पल करके देखे भाई।
एग्जाम्पल करके देखें। जैसे देखो लॉग मैंने ले लिया, नीचे 4 ले लिया, ऊपर 16 ले लिया। सबको मालूम है इसका आंसर कितना आएगा? 4 पे क्या पावर रखूं कि 16 आ जाए? 2 आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक नए बेस, मैं नया बेस ऐसा लेना चाहता हूं जिसका पावर मुझे सीधा सीधा दिख जाए। जैसे 2 ले लेता हूं, तो मैं चाह रहा हूं 2 ले रहा हूं बेस, तो क्या ये मेरा आंसर मैच करेगा? एक बार चेक कर लेता हूं। बताइए 2 पे पावर कितना रखने पे 16 आ जाएगा? 4। 2 पे पावर कितना रखने पे ये आ जाएगा? कितना आ रहा है? मैच कर गया? ग्रेट, सही है। फिर तो बेस चेंज करने से हमारी चीजें वैलिड। तो कभी कोई फॉर्मूला वैलिडेट करना हो, तुम्हारे दिमाग में कोई भी ख्याल आ रहा हो, वैलिडेट करना हो, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लॉगरिथम इज दैट सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ये नहीं सोचना ये मैथ्स वाले बच्चों को आना चाहिए, तुम लोगों को भी आना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि मेडिकल साइंसेस के अंदर जब आप जाते हो और आपका एक अच्छा नजरिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लेकर के, तो आपको जो मेडिकल के टेक्स्ट हैं उसको समझने में बहुत हेल्प मिलती है। आप क्या पढ़ रहे थे अभी? आपने 11th क्लास 12th क्लास में मिला के क्या पढ़ा होगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने। बर्नौलीज प्रिंसिपल का नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग में यूज है। नेबुलाइजर कैसे हेल्पफुल होता है एक बच्चों के लिए, तो ये सारे फंक्शंस उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। अरे बस समझ में, तो उससे आपका सोचने का तरीका, जो सोचने का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कभी अपने आप को बायस्ड मत कर लिया करो, नहीं सर हम लोग बायो वाले हैं तो हमारे मैथ से कोई मतलब नहीं। मैथ्स आएगा तो एक अच्छे बायोलॉजी के आप जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाले स्टूडेंट बन सकते हो। अदरवाइज ऊपर ऊपर से रटते रहो, फिर आप में और एक जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट डिग्रेडिंग देम, आई एम टेलिंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, वो भी इंफॉर्मेशन याद करते हैं, आप भी याद कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो ये इतने बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको याद रहना, सबको याद रहना चाहिए। अब अगर मैं बेस चेंज करके देखूं यहाँ पे इन सब जगहों पे, तो आई होप आप कर लोगे आप क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। आइए अब लॉग लेकर के देखते हैं दोनों तरफ। तो देखो इतनी कहानी इसलिए समझाई ताकि आप ये समझ पाओ कि लॉग दोनों तरफ टू द बेस ई लिया है, ई k इज इक्वल टू लॉग ई ए इंटू दिस। अब a इंटू बी को क्या मैं लिख सकता हूं? लॉग a प्लस लॉग ई टू दी पावर e माइनस ई ए बाई आर लिख सकता हूं बेटा। अब इसको देखो, अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ये जो इसके ऊपर ये और इसके ऊपर जो पावर है, क्या मैं इसको उठा करके पीछे ला सकता हूं? तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई ए माइनस, ये माइनस में है ना, बोलिए, और लॉग ई और ई पे पावर क्या रखूं कि ई आ जाए 1, तो ये क्या आ गया 1। तो ये आंसर क्या आ गया? सो हमारे पास क्या आया? मैं फाइनल लिखने जा रहा हूं, फाइनली यहां से इधर की तरफ आके यहां लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ध्यान रखना बेटा, ln वर्ड बड़ा कॉमन है। ln का मतलब होता है log टू द बेस e, इसको बोलते हैं ln, शॉर्ट फॉर्म है बेस e को रिप्रेजेंट करने के लिए। ln लिख रहे हैं तो वो भी गायब हो गया।
नेचुरल लॉग। कर लिया सबने? नोट कर लिया सब? फटाफट नोट करो। कर लिया सबने? अब देखो इस फॉर्म को, एक तो ये तरीका है लिखने का। एक बारी ग्राफ में क्वेश्चन पूछा था कि भाई ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाओ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ln के को y मान लूं, ये एक कांस्टेंट है और वो -EA/r ऐसा आ जाएगा, और 1/t को क्या मान लो? x। 1/t है ना, तो कितने लोगों को दिख रहा है? ये लीनियर हो गया जिसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब लाइन ऐसे ऐसे आने का मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा। कभी आपसे कोई पूछे स्लोप बताओ, तो tan थीटा या स्लोप इज इक्वल टू -EA/r। समझ में आया? ये कौन से ग्राफ का है? जब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ln, लेकिन मान लो ऊपर बोल दे log बेस 10, यहां 1/t, तो जो इसका स्लोप आता है वो आता है बेटा -EA/2.303r। ये फर्क है। कहोगे सर ये कैसे हो गया? ये कहां से आ गया 2.303 का फैक्टर? तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी आपने क्या रिलेशन निकाला था? ln k इज इक्वल टू क्या निकाला? तो आप बेस चेंज कर दीजिए, लॉग, बिल्कुल। तो याद रखना कि log टू द बेस 10 अगर जाना हो आपको किससे? ln x से, तो ये 2.303 टाइम्स बड़ा होता है। 2.303 log टू द बेस 10 x करोगे तो ये ln x बन जाता है। ये याद रखना, नोट करके। दिस इज द लास्ट लॉगरिथम फॉर्मूला जो आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ln से यहां पे जाओगे तो अब अगर यही चीज उठा के यहां डालो तो क्या आएगा? 2.303 k is equal to 2.303 log to the base 10a माइनस EA/RT। तो आप 2.30, मुस्कान, 2.303 log A10 माइनस EA/2.303 R1/t आ गया ना? तो देखो आप यहाँ पे 1/2.303 का फैक्टर आ गया, तो वही यहाँ पे आ रहा है। देखो EA/2.303 R। क्लियर हो गया भाई सबको? अब देखो यहां से मैं एक और चीज लिखने जा रहा हूं। देखो एक लास्ट चीज है मैथमेटिकल, बस अब इसके बाद खत्म है। क्या है? देखो log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 1/T1 माइनस 1/T2। इसको
याद रखना। अब ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया? बस बिल्कुल सही है। इसको log K1 कर लो तो ये log आपका A रहेगा माइनस EA अपॉन RT 1/T1। ऐसे ही करके log K2 कर लो 1/T2 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो तो log K2 माइनस log K1 log A माइनस log B A/B हो जाएगा, तो वही हो गया K2/K1। और जब माइनस करोगे तो log A एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो टर्म दिख ही नहीं रहा। और EA 2.303 R कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन लिख लेना। उसके बाद अंदर 1/T1 माइनस। अब देखो यहां से आपको वो दिखाई देगा जो मैं आपको बात बता रहा था, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उस पे टेम्परेचर रेज करने का इफेक्ट ज्यादा आता है। देखो ना K2/K1 का जो रेशियो है किसके प्रोपोर्शनल है? एक्टिवेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल। इसलिए बता रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से उस साइड में ज्यादा ग्रोथ होती है जिधर का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड आते हैं। तो यहां का कंक्लूजन जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, कंक्लूजन, if temperature is increased, rate of that side will increase whose activation energy is higher. That side will increase more अंडरस्टूड। तो चलो भाई, आज मैंने आपको ये एक मैथमेटिकल लेआउट दिया। अब इसका कंक्लूसिव डिस्कशन क्या है कि रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ये आप कल लिख करके मेरे को बताओगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, ये आप कल मुझे लिख करके बताओगे, ठीक है? चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।